नमस्कार दोस्तों, मैं जी रब्बानी, सीनियर फैकल्टी इकरा आईएएस। अभी हाल ही में यूपीएससी ने एक एग्ज़ाम लिया था जियो साइंटिस्ट का। तो उसके जो ज्योग्राफी कंपोनेंट्स के ज्योग्राफी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी में। चूँकि यूपीएससी एक बॉडी है, एक संस्था है जो हिंदुस्तान में 12 एग्ज़ाम लेती है, उसमें से एक एग्ज़ाम जियो साइंटिस्ट का है, राइट। उसी तरह से सीडीएस का एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। तो लगभग क्वेश्चन का अप्रोच दोस्तों वही रहता है। तो आप जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो उनको ज़रूर देखना चाहिए ये जियो साइंटिस्ट के पेपर और सीडीएस वगैरह के पेपर, एनडीए के पेपर, चूँकि करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री लगभग कमोवेश उसी आसपास में ये लोग रखते हैं, राइट। तो देखते हैं एक एक करके बिना समय खराब किए हुए। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है वो है हमारा माउंट किलिमंजारो के संबंध में। जैसा कि जानते हैं ये अफ्रीका में एक बहुत ही फेमस वोल्केनो है। अब क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या लिख रहा है कि इट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसका पार्ट है स्टेटमेंट कि इट इज द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जो भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो इन सब बातों पर, जो प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि इट इज सिचुएटेड नियर द इक्वेटर तो मैं इसको सही ऑप्शन मानता, बट लेकिन क्या है कि इट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, ऐसा लग रहा है कि ये इक्वेटर के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि किलिमंजारो एक वोल्केनो है, तंजानिया में अवस्थित है और ये इक्वेटर से 200 माइल अंदर है। दूसरा कह रहा है कि इट इज द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल उसके आसपास कोई और दूसरा माउंटेन नहीं। जैसे माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय रेंज का एक पार्ट है, जैसे एकांकोगुआ है वो एंडीज रेंज का एक पार्ट है, उसमें और भी बहुत सारे पीक हैं, लेकिन ये एक फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। ऑलमोस्ट 5500 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। किसी ज़माने में इसे माउंटेन ऑफ मून भी कहा जाता था। तो देखते हैं इसका लोकेशन दोस्तों कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। देखिए, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर? तंजानिया में, इक्वेटर के साउथ में। तो अब ये बना कैसे? अब जो लोग भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब देखिए अफ्रीकन प्लेट और ये सोमाली प्लेट, ये रिफ्ट वैली में अवस्थित है। दोनों प्लेटें क्या हो रही हैं? एक दूसरे से जा रही हैं। यहाँ रिफ्ट का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो आगे फ्यूचर में जो भी यहाँ वोल्केनिक इरप्शन होगा वहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। जैसे मैं एक गेस कर रहा हूँ, यहाँ पर एक माउंट नियरा गोमो यहाँ पर हाल ही में इरप्ट हुआ था, तो ये संभावना दिख रही है मुझे। और दूसरी चीज़ कि इसके आसपास कुछ नेशनल पार्क्स हैं दोस्तों, वो देख सकते हैं, जैसे सेरेंगाटी नेशनल पार्क। बहुत पहले, काफ़ी पहले के पेपर में ये आए हुए हैं क्वेश्चन, सेरेंगाटी नेशनल पार्क, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट, ये इट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर नहीं। अगर होता कि इट इज सिचुएटेड नियर द इक्वेटर तब तो सही मानता मैं, लेकिन इट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, राइट। ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है वर्ल्ड का, राइट। अकेला खड़ा हुआ है सुदूर तंजानिया में, राइट। तो इस हिसाब से इसमें कौन सा आंसर सही हो गया कि ओनली 2 इज करेक्ट, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरल सी, अब अरल सी इन सेंट्रल एशिया सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्री, किन 2 राष्ट्रों के मध्य है? अगर आपने अच्छी से तैयारी की है, अगर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को ठीक से देखा है आपने, तो ग्रेजुअल कैसे कैसे फिल हो रहा है, कैसे कैसे भर रहा है अरल सागर। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन था, पीवाईक्यू में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो अब यहाँ से देखिए, इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा आगे फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है अरल सी से, क्योंकि अरल सी कंप्लीटली वो भर चुका है। तो पहले इसको देखते हैं कि हम लोग किस किस कंट्री के बीच है अरल सी। तो देखो दोस्तों, ये अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अवस्थित है। इसमें 2 नदियां गिरती हैं, सिर दरिया और आमू दरिया। तो इसको कैसे याद रखें?
तो जो ऊपर से सिर सिर हमेशा ऊपर होता है, तो सिर दरिया और आमू दरिया, इसको हिस्ट्री में सुआ माकछू भी बोलते हैं। तो वहाँ से भी हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आए हुए PYQ में। और निकलती कहाँ से, तो ये एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पामीर रेंज से, माउंट कम्युनिज्म उसका हाईएस्ट पिक है। तो पामीर रेंज के आसपास ये दोनों नदियाँ निकलती हैं, सिर दरिया और आमूर दरिया, और कहाँ गिरती हैं, अरल सागर में। और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसे हुनाज लोगों का इंडिया में इन्वेशन हुआ था, वो सब इसी एरिया से आए, बैक्टीरिया लोग, राइट। तो आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये कंप्लीट भर चुका है, राइट। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, अरल सी सेंट्रल एशिया में है, किसके, तो अब देखो क्या बताया हमने, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर, इस तरफ कजाकिस्तान और इधर उज्बेकिस्तान के, ये बाउंड्री लाइन आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि तक्षशिला पाकिस्तान के किस प्रोविंस में। जैसे हिस्ट्री में आपने तक्षशिला पढ़ा होगा दोस्तों, तक्षशिला एक बहुत ही प्रोमिनेंट लर्निंग एंड टीचिंग सेंटर था एंशिएंट टाइम में, चाणक्य जुड़े हुए हैं हमारे। इसका एंशिएंट नाम तक पूछा हुआ तक्षशिला का, PYQ में अगर आप सॉल्व करेंगे पेपर, तो तक्षशिला एक्चुअली इसका पुराना नाम है पुष्कलवती। अब और आगे हमने अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को अपने क्लासेस में बता रखा है, पाकिस्तान का हाईएस्ट डैम है, सबसे बड़ा डैम है मंगला डैम, इसी के आसपास में है मंगला डैम। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के किस प्रोविंस में है। तो अगर आप देखोगे पाकिस्तान का मैप देखोगे दोस्तों, तो देखो, ठीक है, अब इसके 4 अलग अलग प्रोविंस हो जाएंगे। खैबर पख्तूनवा ये सबसे नॉर्थ में हो जाएगा, ये पोर्शन है आपका सिंध वाला पोर्शन है, और ये अफगानिस्तान ईरान की तरफ ये वाला जो बॉर्डर है वो बलूचिस्तान वगैरह, राइट। तो इसमें ये इंडियन पंजाब, भारत का पंजाब, और ये आपका पाकिस्तान का पंजाब, राइट। तो इसके पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान के, वहाँ पर ये अवस्थित है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, समवॉट यहाँ पर इंडस नदी के किनारे में अवस्थित है इसका लोकेशन, राइट। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा दोस्तों, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राइम मेरिडियन, जैसा कि हमें मालूम है कि ग्रीनविच लंदन के पूरब से गुजरती है, जिस तरह दिल्ली के आसपास नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, ठीक उसी तरह से आप देखोगे लंदन के पूरब में एक शहर है ग्रीनविच, इप्सविच, और बाकी इधर वेस्ट की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ तो ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, राइट। तो ये यहाँ से आपकी ग्रीनविच से गुजरती है, 0 डिग्री, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, राइट। तो ये किन किन कंट्री से होके जाती है। नंबर 1 एक तो इंग्लैंड हो गया, ये गौर करना है इसमें कि स्कॉटलैंड से नहीं जा रहा है, ये स्कॉटलैंड से नहीं जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, ग्रीनविच, लंदन के पूरब से। दूसरा माने इंग्लैंड हो गया, उसी का पार्ट है। उसके बाद सेकंड फ्रांस हो गया, थर्ड स्पेन हो गया, मतलब ये पुर्तगाल से नहीं जा रही। चौथा कंट्री अल्जीरिया से जा रही है, पांचवा माली से जा रही है, छठा बुर्किना फासो एक जगह है, सातवां टोगो, और आठवां घाना। तो ये क्वेश्चंस आप कोई इस तरह का कोई एक्रोनिम वगैरह बना सकते हैं, इसको याद रखने का एक टेक्निक है। तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करती हैं। तो यहाँ एक रीजन है साओ टोम एंड प्रिंसेप, गल्फ ऑफ गिनी में, गिनी के कोस्ट के पास साओ टोम एंड प्रिंसेप, वो भी क्वेश्चंस बहुत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, राइट। तो ये था दोस्तों। अब पुनः लौटते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डज नॉट पास थ्रू, तो देखो, तो इंग्लैंड से तो जाता है, फ्रांस से भी जाता है, अभी मैप में हमने देखा, पुर्तगाल से नहीं जाता और स्कॉटलैंड से नहीं जाता। इस लिहाज से ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1 और 2, राइट। उसके बाद देखो गल्पागोस आइलैंड के संबंध में, गल्पागोस ये पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। सबसे खास बात कि आगे भी हमने गेस किया था उसको कई एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चार्ल्स डार्विन ने अपना यहाँ रिसर्च किया था, राइट। और ये इक्वाडोर का पार्ट है। तो देखो क्या कह रहा है कि गल्पागोस आइलैंड के संबंध में जो पैसिफिक ओशियन में क्या सही है,
कि दे आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर साउथ पैसिफिक के आसपास के साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन में अगर आप बात करें तो वहाँ पे ट्रिपल जंक्शन, कई प्लेटों का जंक्शन है, जैसे नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, उसके बाद आपका पैसिफिक प्लेट, हमेशा लावा का अपवेलिंग होता रहता है उस रीजन में। और वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग प्लेट है वहाँ पर, लगभग 15 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से वो स्प्रेड हो रहा है। तो और भी फ्यूचर में बहुत सारे आइलैंड वहाँ बनेंगे, लाइक तो उसमें ये पहला ऑप्शन है, दे आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। दूसरा देखिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दे आर पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन नेशन पेरू। नहीं, ये देखो ये क्लोज ऑप्शन है, ये पेरू का पार्ट नहीं है दोस्तों, ये इक्वाडोर का पार्ट है। अब देख सकते हो गल्पागोस आइलैंड, कई छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ करंट अफेयर में जैसे गल्पागोस का टर्टल है, वो भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। प्लस चार्ल्स डार्विन ने अपना यहाँ रिसर्च किया था, इस बात को लेकर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये रीजन यहाँ कई प्लेटें हैं, जैसा कि हमने क्लास में प्रॉपर इसको डिस्कस किया हुआ है, नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, पैसिफिक प्लेट, और ये फास्टेस्ट मूविंग प्लेट है इस रीजन में। पैसिफिक प्लेट ईस्टवर्ड, पैसिफिक प्लेट वेस्टवर्ड जा रहा है और नाजका प्लेट ईस्टवर्ड जा रहा है, राइट। तो ये हमेशा यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, ये न्यूज़ में रहता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्चुअली थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है, लेकिन उसको हमने ले लिया है। अब देखिए, क्योंकि कुछ पार्ट हमको एक स्पेक्ट्रम का पढ़ना पड़ता है अपने तैयारी के दौरान हम लोगों को, तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चंस ले लिए हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। वेव नेचर, तो इसको प्रूफ करने के लिए दो तीन एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, जैसे डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इस दिए गए एक्सपेरिमेंट में दोनों नाम नहीं है। तीसरा जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये करेक्ट आंसर इसका ये होगा कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको कौन सी थ्योरी प्रूफ करती है, कौन से एक्सपेरिमेंट इसको प्रूफ करता है। तो दो तीन एक्सपेरिमेंट है, डेविसन गार्नर एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट मॉडल है, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कहीं पे जब कर्व हो एज के आसपास क्या होता है, लाइट वो डिफ्रैक्शन होता हो, तो ये वेव नेचर प्रदर्शित करता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों वो है 24, और चार तरह के ऑर्बिट होते हैं, जैसे एस, चार तरह के एक तरह से ऑर्बिट हैं, उसमें एस इसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, पी इसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन रखने की, एस पी डी एफ इसकी कैपेसिटी डी की 10 इलेक्ट्रॉन रखने की, और एफ इसकी कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन रखने की, राइट। तो सबसे पहले एस भरता है, पहले 2 इसमें भर जाएगा तब आगे की तरफ जाएगा, जब ये फिल हो जाएगा तो फिर आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये जब भर जाएगा फिर आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। अब कहता क्या है रूल, कि एक रूल है हुंड्स रूल, एक साइंटिस्ट है हुंड्स रूल। अब ये क्या कहते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड मतलब अगर पी का 6 है, हाफ फील्ड मतलब 3, एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड 3 है तो भी दुरुस्त है, 6 है तो भी दुरुस्त है, डी का जैसे 5, डी का जैसे 10 है, तो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड 5, राइट। अगर एफ का 14 है तो पूरी तरह से 14, या इसका हाफ हो गया 7। तो कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो उस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें दोस्तों, तो देखो यहाँ पे डी, यहाँ पे 5 है, इस ऑप्शन में 4 है, इसमें 6 है, इसमें 3, पार्शियली फील्ड पार्शियली फील्ड पार्शियली फील्ड, यहाँ हाफ फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल है। प्लस यहाँ देखो 2, यहाँ 0, यहाँ 2, तो अब 1 लिख रहा है, मतलब हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन, राइट, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। किसका रूल है? हुंड्स रूल है। तो इस हिसाब से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड, राइट। तो देख सकते हो
कि 3 स्टेटमेंट है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट मतलब नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड सही है, मतलब ओके। तो अब देखो जरा सा, अब नाइट्रोजन साइकिल जो है एक्चुअली उसके 5 डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे पहला स्टेज है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, सेकंड स्टेज में होता है नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता है, थर्ड है अमोनिफिकेशन है स्टेज, फोर्थ स्टेज है नाइट्रिफिकेशन, और फिफ्थ स्टेज होता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये 5 चरण हैं जिसको हमने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से कराया हुआ है अपने बच्चों को, राइट। सो ये एक ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। जो फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में वो तो हम ले नहीं सकते, राइट, और उसको यूजेबल बनाया जाता है। मतलब प्लांट के पास ये कैपेसिटी है, कुछ प्लांट्स जिनके पास न्यूड्यूल हैं जैसे मूंगफली वगैरह, लेगुमिनस प्लांट वगैरह, उनके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, उसको क्या करते हैं, फिक्सेट करते हैं नाइट्रोजन को। तो इसके 5 अलग अलग स्टेज हैं। अब आते हैं जरा ऑप्शंस पे विचार करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग NH3 to NO3, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकंड, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कॉजेज रिडक्शन ऑफ NO3 एंड NO3 to NO2, ये भी बिल्कुल गलत है। और थर्ड जाता है डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट्स मोलिकुलर एंटी इनटू फिक्स्ड फॉर्म, ये भी गलत है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं दोस्तों। तो हाउ मेनी ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो इसमें से करेक्ट नन, कोई भी इसमें सही नहीं है। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स अबव आर इनकरेक्ट, राइट। अब एक चीज और है, अब जैसे नाइट्रोजन साइकिल में अब यहाँ प्रोबेबल है इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, जो 16 जून को हमारा पेपर होने जा रहा है, जैसे देख सकते हो द हैबर प्रोसेस, एक तो बैक्टीरिया तो करता ही करता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो इसे ध्यान रखना, द हैबर प्रोसेस और फ्रैंक कार्गो प्रोसेस। होता यूँ है कि जो भी यूपीएससी पेपर कंडक्ट करती है वो अगर किसी एक एग्जाम में पूछा जा रहा है सीडीएस में या एनडीए में या जियो साइंटिस्ट के पेपर में, तो ऑलमोस्ट उसके अप्रॉक्सीमेटली सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में भी उसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस रहते हैं। देखो RLC वाला जैसे क्वेश्चन था, जैसे किलिमंजारो वाला जैसे क्वेश्चन है, जैसे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन पर है, तो हमें उम्मीद है कि शायद इसके आसपास क्वेश्चन रहे आपको यूपीएससी में, ऐसी संभावना जताई जाती है। जो मेहनत करेगा वो क्वालिफाई करेगा और थॉरोली मेहनत करेगा। NCERT कई बार पढ़ना पड़ेगा, बेसिक बुक्स को कई बार पढ़ने पड़ेंगे, कई बार आपको करंट अफेयर से गो थ्रू होना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अब ये भी अक्सर न्यूज़ में रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में। अब क्या कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC रिमेन इनर्ट इन द ट्रोपोस्फेयर बट स्लोली डिफ्यूजेज इन द स्ट्रेटोस्फेयर। बिल्कुल बात जायज़ है। होता क्या है कि जैसे अर्थ है, अर्थ का जो नियरेस्ट लेयर हुआ हमारा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। जैसा कि सब लोग जानते हैं आप लोग कि इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की लेयर के बीच में सबसे ज़्यादा ओजोन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन होता है। और ये ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कितने हाइट पर होता है, राइट। तो अब जरा देखो दोस्तों, होता क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे एसी में, रेफ्रिजरेटर में, राइट। इसको कहा जाता है फेरॉन भी कहा था, फेरॉन 11, फेरॉन 12, राइट। इसका एक तरह से कमर्शियल नेम है, राइट। तो होता क्या है कि हमने यहाँ पर यूज किया। अब अर्थ सरफेस, ये ट्रोपोस्फेयर सबसे नियरेस्ट लेयर है हमारा, तो तकरीबन 1.5 ईयर्स से लेके लगभग 2 ईयर्स तक इसको लग जाता है यहाँ पहुँचने में। बहुत समय तक इनर्ट बना रहता है। अगर आज हमने एसी यूज किया, एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया या रेफ्रिजरेटर यूज किया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुरंत उड़ के चला गया स्ट्रेटोस्फेयर में। ये बहुत समय तक ट्रोपोस्फेयर में इनर्ट फॉर्म में रहता है। वो 1.5 ईयर टू 2 ईयर अप्रोक्सीमेटली इसको लगता है ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर तक जाने में, उस हाइट तक, राइट, तकरीबन 15 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचने में। तो देखो पहला स्टेटमेंट, CFC रिमेन्स इनर्ट इन द ट्रोपोस्फेयर बट स्लोली डिफ्यूजेज इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द अपर एटमॉस्फेयर सब्जेक्टेड टू UV रेडिएशंस and generating free radicals chlorine that immediately react with the ozone O3 to form
रेडिकल, फ्री रेडिकल कॉल्ड क्लोरीन मोनोऑक्साइड, राइट, बिल्कुल सही। अब इसको देखते हैं क्या इसका प्रोसेस है, क्या उसका रिएक्शन है, देख सकते हो। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, राइट, यूवी रेडिएशन से ये टूट गया दो पार्ट में टूट गया, CHCl और Cl, ये क्लोरीन, एक तरह का ये फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेगा फ्री रेडिकल कि ये जाकर के दोबारा अटैच हो गया ओजोन से, ओजोन ऑलरेडी है वहां पर, तो ये दोनों कंबाइन कर लिए। कंबाइन करने से क्या रिएक्शन हो गया, ये देखो ClO बनाया और O2 भी बनाया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में फिर से ये ClO फिर से कोई नया पार्टनर ढूंढ लिया, फिर से कोई नया ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या हो जाएगा कि देखो 2O2 O3 और ये 2O2, तो ये अलग हो गया, बच गया क्या, क्लोरीन, ये आयन। तो ये फ्री रेडिकल्स मौजूद रहता वहां पे। और एक बार वंस दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल एनी हाउ रिचेस टू द स्ट्रेटोस्फेयर, दे कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन द लैक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, राइट। और वो कंटिन्यूअस डिप्लीशन करता रहेगा और एक बार गलती से पहुंच गया था तो 5-7 साल तक वहां पे स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद रहता है और लाखों क्या करता है, ओजोन मॉलिक्यूल को ये ब्रेक करेगा, रोज नया नया पार्टनर ढूंढेगा, कौन, ClO। और फ्री रेडिकल हमेशा उस सिस्टम में घुस गया, बार बार वहां चलता रहेगा। तो ये सब सारी चीजें हमने अपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट की क्लास में कवर की हैं दोस्तों, इवन यहाँ तक कि क्लाइमेटोलॉजी क्लासेस में कवर की हैं, यहाँ तक कि कुछ फ्री वीडियोस भी हमारे वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, इकरा IAS की वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं, राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो ये लोग पूछते हैं कि NCERT पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, 10वीं क्लास का। देखो 10th क्लास के NCERT से एक क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है। सब कुछ पढ़ने से भी नहीं होता, इस क्वेश्चन से देखो साबित होता है, कुछ बुद्धि भी चाहिए, कुछ कॉमन सेंस भी हमें अप्लाई करना होता है। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल सवाना बायोम इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, बिल्कुल सवाना ग्रासलैंड है, और ये आपके अफ्रीका, सूडान वगैरह, नाइजीरिया वगैरह, इवन इंडिया वगैरह, साउथ अमेरिका वगैरह, राइट, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है। विथ स्कैटर्ड ड्रॉट रेसिस्टेंट ट्री, बिल्कुल ट्री, अब ट्री है, स्कैटर्ड है, बहुत क्लोज नहीं है, थोड़ा दूर दूर है, और इन दो प्लांट्स के बीच में ग्रास सॉड्स आर विजिबल। टेक्निकली अगर इसको ये स्टेटमेंट मैं रहता क्वेश्चन सेटर तो मैं यही देता, क्योंकि NCERT की लाइन है कि अगर हम ड्रोन से या इमेजरी से, सैटेलाइट से फोटो देख रहे हैं कि दो प्लांट्स के बीच में जो ग्रास सॉड है वो विजिबल होता है, ये खासियत, तो यही बताना चाह रहा है। ट्रॉपिकल सवाना बायोम इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ड्रॉट रेसिस्टेंट ट्री, क्योंकि सवाना रीजन में उसी को हम सूडान टाइप क्लाइमेट ही बोलते हैं, और ड्रॉट कॉमन है वहाँ, हर साल ड्रॉट आता है इस रीजन में, है ना, तो ड्रॉट रेसिस्टेंट ट्री होते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या कह रहा है कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम इज ए हाई अल्टीट्यूड रीजन इन द हिमालय। अगर ये हिमालय है, जैसे जैसे हम हिमालय में ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे फुटहिल पर 0 किलोमीटर टू अप टू ऑलमोस्ट 1500 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर, राइट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन 0 to 1500 ऑलमोस्ट 200 तक, ठीक है। हिमालय काफ़ी लंबा है, वेस्टर्न हिमालय में उसकी हाइट कुछ और है, ईस्टर्न हिमालय में हाइट कुछ और होती है। ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा रेनफॉल होता है, और थोड़ा ऊपर गया मैं, तकरीबन 2000 से 2500 मीटर तक, ये इसको हम बोलते हैं, ये रीजन है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस। उसके बाद अल्पाइन ग्रासलैंड है, और उसके बाद आता है टेम्परेट कॉनिफेरस, मतलब तकरीबन 3000 से लेके 3500 मीटर इसकी हाइट है। आप इसको NCERT में प्रॉपर इसके ग्राफ है, देख सकते हो, राइट। तो कह रहा है कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस बायोम इज हाई अल्टीट्यूड रीजन इन हिमालय, बिल्कुल जायज है, ऊंचाई पर मिलता है। कितनी ऊंचाई पर टेम्परेट डेसिडुअस मिलता है, तो वो तकरीबन 2000 मीटर के बाद, बिल्कुल जायज है, सही करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट बायोम लार्ज इकोसिस्टम बायोम जिसको कहते हैं, फाउंड इन वेरी ड्राई इन्वायरमेंट where temperature ranges from very cold to very hot। अब यही देखो पकड़ में आ गया, ये स्मार्टनेस है। अब देखो जब टेम्परेट कॉनिफेरस, इतनी ऊंचाई है,
तो वहां पर हॉट कहां से आ जाएगा भैया? तो ये एक तरह से ये गलत हो गया ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट देखो, टुंड्रा बायोम इज, यानी कि थर्ड गलत हो गया, तो ये तो कभी आंसर हो नहीं सकता इसका। और देखिए टू सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, उसमें कॉमन, यानी कि टू एकदम 100% सही है, ठीक है। और थर्ड ये ऑप्शन एक ही जगह, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक। अब देखो, टुंड्रा बायोम इज फाउंड इन पोलर रीजन, अगर अर्थ है तो अर्थ के पोलर रीजन में, राइट, टुंड्रा बायोम पाया जाता है। करेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ ट्री ड्वार्फ प्लांट्स, बिल्कुल उसको कहते हैं ड्वार्फ टुंड्रा भी कहा जाता है, या स्टंटेड टुंड्रा बोलते हैं, स्टंटेड टुंड्रा, ठीक है। एंड वेट स्पॉन्जी रफ अपर ग्राउंड सरफेस, क्योंकि बर्फ वगैरह पड़ा रहता है, परमाफ्रॉस्ट रीजन है, तो वो थोड़ा सा अपर ग्राउंड सरफेस जो है वो थोड़ा रफ होता है, वेदर्ड टाइप का होता है, राइट। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो 1 2 4, सो आई विल गो विद द बी ऑप्शन, राइट। सो ये था आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ये एनसीईआरटी क्लास 10th में भी है, 11th में भी है, 11th के जो सेकंड बुक है एनसीईआरटी वहाँ से एक प्रश्न है, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ से भी प्रश्न संभावना बनती है यूपीएससी में इस साल के लिए, 2024 के लिए। अब क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इन साउथ ईस्ट एशिया इज सिचुएटेड बिटवीन वायरलेस लाइन एंड वेबर लाइन दैट आर रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। शॉर्ट में इसने खींच दिया। एक्चुअली एक अल्फ्रेड वायलेस बहुत बड़े जूलॉजिस्ट हैं, ये कॉन्टेम्प्ररी थे आपके चार्ल्स डार्विन के, दोनों लोग लंदन से चलते हैं शिप से। चार्ल्स डार्विन चले गए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया गल्पागोस आइलैंड, मतलब वेस्ट की तरफ, और अल्फ्रेड वेलेस आ गए ईस्ट इंडीज की तरफ, मतलब इंडोनेशिया की तरफ। दोनों ने महान कार्य किए। जहाँ चार्ल्स डार्विन ने हिस्टोरिक किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, एक लैंडमार्क है, इवोल्यूशन स्पीसीज का कैसे हुआ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी दिया। ये अल्फ्रेड वेलेस, इन्होंने क्या फाइंड आउट किया ईस्ट इंडीज में आकर के, कि देखा कि ईस्ट इंडीज में एक पार्टिकुलर एक काल्पनिक रेखा है, इस रेखा के इस तरफ जो स्पीसीज हैं, जो फ्रॉग हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, कंप्लीटली डिफरेंट है। बाकी ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो स्पीसीज हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। और ये दोनों पता नहीं कोई एक ऐसी इनविजिबल लाइन है जो बर्ड्स स्पीसीज इधर नहीं आ रहे, फिश स्पीसीज इधर नहीं आ रहे, एम्फीबियंस इधर नहीं आ रहे, इधर के जो ऑस्ट्रेलिया साइड के स्पीसीज हैं वो इंडोनेशिया की तरफ गोया कि इस तरफ नहीं जा रहे हैं, इस इनविजिबल लाइन के एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, फिश स्पीसीज स्पेशली फिश स्पीसीज वगैरह, राइट, मोलस्क वगैरह। तो इसी काल्पनिक लाइन को वैलेंस लाइन कहा गया है। और लगभग उसी से मिलता जुलता एक और लाइन है वेबर लाइन। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा है कि इन दोनों लाइन के बीच में कौन सा आइलैंड है इंडोनेशिया का, ये क्वेश्चन है। यूपीएससी में ये पूछा सकता है कि वैलेंस लाइन क्या है या वेबर लाइन क्या है। यहाँ तो थोड़ा इन्होंने आसान कर दिया है कि इन दोनों लाइन के बीच में आइलैंड कौन सा है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये है हमारा वैलेंस लाइन और ये वेबर लाइन, उसके बीच में ये सुलावेसी आइलैंड है। ये तो यही ऑप्शन था, राइट, देख सकते हैं। तो इसमें सेलेबिज या सुलावेसी, चूंकि बोर्नियो एक ऑप्शन, तो बोर्नियो तो इधर चला गया। सेकेंड ऑप्शन, ये नेक्स्ट ऑप्शन है जावा, जावा तो यहाँ खत्म हो गया, सुमात्रा, जावा। अब देखो न्यू गिनी, न्यू गिनी काफी इधर आ गया, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बोर्नियो ये हो नहीं सकता, जावा ये ऑप्शन हो नहीं सकता, न्यू गिनी ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बच रहा है सुलावेसी। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का पूछ रहा है, इसको बहुत अच्छे से कराया हुआ हमने अपने क्लासेस में, राइट। तो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया पूछ रहा है। ध्यान रखना, फॉरेस्ट कवर, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको तो फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर के बारे में जानकारी ही नहीं। ईमानदारी से बताऊं तो कहाँ मिलेगा, फिर से गो बैक टू एनसीईआरटी, कई बार पढ़ना पड़ेगा हमें एनसीईआरटी इसके लिए। तो पूछ रहा है फॉरेस्ट कवर के सेंस में, है ना, और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। तो 2021 का
इसमें बेस्ट इसका आपका आंसर है ये मिज़ोरम। अब इसके लिए अब हम लोगों ने काफ़ी आपके पीछे देखिए मेहनत करते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल नोट्स है, और इसमें स्टार्टिंग हमने देखो यहीं से किया कि कौन कौन से क्या किस किस ये डाटा अब देख सकते हो, पूरा प्रॉपर नोट्स है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया में कौन ज़्यादा है, एमपी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ देयर टोटल ज्योग्राफिक एरिया एज इट इज सेम क्वेश्चन है, देखो मिजोरम, ठीक है, तो इसका आंसर होगा मिजोरम। अब देखो, और यही चीज जो पर्सनल नोट से हम लोग पीडीएफ के तौर पर ही अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगला देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है मिनरल से रिलेटेड। अब गौर से जरा देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो, देखो गौर से देखो, यूपीएससी खुद सोर्स भी बता रही है, खुद सोर्स भी बता रही है, देखो विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। बॉक्साइट का प्रोडक्शन पूछ रहा है एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मतलब हमें ये सोर्स भी बता रहा है, ये जियो साइंटिस्ट के पेपर से लोग व्याकुल रहते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ूँ, इंडिया ईयर बुक से पढ़ूँ कि इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ूँ कि मिनरल का हमारा सोर्स क्या हो। कई तरह के मिनरल्स हैं, 10 तरह के मिनरल है, बच्चा किसको याद रखे। तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स देखो यूपीएससी खुद बता रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो बॉक्साइट में अब देखो, अब इसमें प्रोडक्शन की बात की जाए तो उड़ीसा नंबर 1 है, 22-23 में उड़ीसा नंबर 1 है, और सेकंड में गुजरात है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 एंड 4। और अगर रिजर्व के सेंस में बात करें, रिजर्व के सेंस में बात करें तो उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये रिजर्व के सेंस में, रिजर्व उड़ीसा में ज़्यादा है, देन इट इज़ फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, और प्रोडक्शन में उड़ीसा ज़्यादा है नंबर 1, एंड सेकंड में गुजरात, राइट, कच्छ वाला रीजन गुजरात में। ओके, फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया इज आर करेक्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस के फॉरेस्ट के बारे में क्या कह रहा है, पतझड़ वन भारत में, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस पर, इसी को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, मॉनसून फॉरेस्ट, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि जिन बच्चों ने क्लास हमारे सेशंस अटेंड किए होंगे वो आसानी से कर पाएंगे इसे। मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है, क्या कह रहे हैं, दे आर द मोस्ट वाइड स्पॉट फॉरेस्ट इन इंडिया, बिल्कुल सही, सबसे व्यापक रूप से सबसे ज़्यादा एरिया है इनका मॉनसून फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का। और दूसरा कह रहे हैं कि दे स्प्रेड ओवर रीजन विच रिसीव्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर, बिल्कुल एकदम एमपी से, एक्सट्रीम एमपी राजस्थान के बॉर्डर से लेते हुए संपूर्ण कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राइट, बिहार, झारखंड, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूपी, राइट, उड़ीसा, ये संपूर्ण बेल्ट आ जाएगा इसमें। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये एक्चुअली मैप से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के मैप से क्वेश्चन, जो फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से ये क्वेश्चन सेट किया गया है, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं, आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे पीवाई की अगर आप सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हमेशा आप पीवाई की सॉल्व करें। अगर आपकी कोचिंग कंप्लीट हो गई है, एक बार आप गो थ्रू हो गए हैं कोचिंग क्लासेस से, चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, तो हमेशा पीक्यू सॉल्व करने चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगला एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राउंडनट के संबंध में, मूंगफली के संबंध में। अब इसमें देखो क्या स्टेटमेंट लिया है, ग्राउंडनट इज ए रबी क्रॉप, और दूसरा कह रहा है कि गुजरात इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मूंगफली हम जाड़े के समय खाते हैं तो इसलिए रबी क्रॉप है, नहीं, ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, ये रबी क्रॉप नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये खरीफ क्रॉप है। हाँ, साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में जैसे आंध्र प्रदेश में, गोवा में, कुछ इलाकों में ग्राउंडनट हम रबी क्रॉप के तौर पे भी लगाते हैं, बट ये ओरिजिनली ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है। और गुजरात इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन, सबसे नंबर 1 गुजरात है,
और सेकंड पे हमारा आंध्र प्रदेश है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसको कैसे मैं जस्टिफाई करूं, कैसे देखूं? तो देखो दोस्तों, ये आपके सामने सोर्स है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। सो आई विल go with the NCERT. The groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oilseed produced in India. जितने भी तिलहन है, तेल से जो तेल बनती है जिन जिन चीज़ों से, उसमें हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। अकेले 50% से ज़्यादा तेल बादाम का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, ग्राउंड नट है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गुजरात, सेकंड में कौन है? आंध्र प्रदेश, राइट। तो यहाँ से इस चैप्टर को आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। ये सिंगल इस एक पेज से हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कम से कम एक क्वेश्चन होता है। जैसे आप देख सकते हो कि सिस्मम, PYQ अगर आप सॉल्व करोगे, सिस्मम जो है वो नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप है और साउथ इंडिया में ये राबी क्रॉप है। उसी तरह से आप देख सकते हो कैस्टर सीड, अरंडी का तेल, कैस्टर सीड, ये क्या है? रबी और खरीफ दोनों में उगाते हैं। तो कितना प्यारा लाइन है, छोटे से इस 3-4 लाइन के इस पैराग्राफ से हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो इसी पेज में अगर आप देखोगे आगे, जैसे कि लेगुमिनस वेराइटीज़ हैं, इनके संबंध में क्वेश्चंस होते हैं। कौन कौन से लेगुमिनस है, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कौन सा दलहन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो जैसे अरहर है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, जबकि है एक दाल पल्स। तो इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू होना पड़ेगा आप इस पेज को, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये विच वन अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टरिस्टिकली एंड स्पेसिफिकली लिंक्ड टू एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस से कौन सी बीमारी जुड़ी हुई? जैसे आपके झारखंड के कुछ एरियाज में जहाँ एस्बेस्टस खनन होता है, जैसे बॉक्सा नेशनल पार्क हमने गेस किया हुआ 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बॉक्सा नेशनल पार्क है आपके वेस्ट बंगाल के नदन पार्ट में, इलीगल एस्बेस्टस माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है, राइट। काफ़ी न्यूज़ में था वो कुछ दिनों पहले। तो कौन सी डिजीज होती है? इसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन नाम की एक डिजीज होती है, सांस से संबंधित एक बीमारी है, प्लूरल इफ्यूजन, एस्बेस्टोसिस, जो एस्बेस्टस के खनन में जो लोग उस उद्योग में लगे हुए हैं। नेक्स्ट अगला है दोस्तों कि फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में क्या सही है कि गलत है। ये भी अक्सर न्यूज़ में रहता है। जैसे हमने पढ़ा ओजोन, तो ओजोन एक तो हायर लेवल का ओजोन है जो हमारे लिए शील्ड का काम करता है, लेकिन एक ओजोन लोअर लेवल में भी बनता है, आजकल शहरों में ज़्यादा बन जा रहा है, राइट। प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट मिल करके क्या कर रहा है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट NO और सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये आपस में मिल के क्या बना जा रहा है, इस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इफेक्ट से वो दो पार्ट में टूट जाता है। इसी से पैन भी बनता है, PAN, पैन एक केमिकल है वो बनता है। प्लस क्या होता है कि ये स्मॉग जो है, जिसको हम जिसे प्यार से बोलते हैं फॉग, ठीक है, प्लस स्मॉग, बड़े बड़े शहरों में जिसको हमने कहा स्मॉग, ये दो तरीके का होता है। जैसे एक बोलते हैं लॉस एंजल्स स्मॉग और दूसरा कहलाता है लंदन स्मॉग। तो जो दिल्ली वाला जो स्मॉग है वो लॉस एंजल्स कैटेगरी में आता है 1953, राइट। तो ज़्यादा पॉपुलर जो शहरों में खासतौर से इंडियन सिटीज़ में जो देखा जा रहा है वो लॉस एंजल्स स्मॉग देखा जा रहा है, राइट। और ये सल्फर वगैरह के कुछ कण पहले से विद्यमान हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में, राइट, वो अलग फिर कोई तीसरी केमिकल बना लेते हैं वो लोग, तो काफ़ी जहरीला हो जाता है। जो लिप्स हैं, लिप्स के पेड़ के पत्ते जो हैं, पेड़ के पत्ते अब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसके पोर्स वगैरह को बंद कर देते हैं, ठीक है। रबर इंडस्ट्री के लिए देखो क्वेश्चंस भी यही है कि इट इरिटेट्स द आईज, काफ़ी आंखों में जलन होती है, राइट, बिल्कुल सही है। इट लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर, राइट, ये भी स्टेटमेंट सही है। एंड इट कॉजेज कंसिडरेबल डैमेज टू प्लांट लाइफ, बिल्कुल जायज, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, राइट। तो इस वजह से ये इसमें क्या है कि कोट्स गिवन बिलो 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस पूरे सेट में सबसे वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन यही है।
अब देखिए क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, अर्थ, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, और आगे गए हम लोग मेजोस्फेयर या आयनोस्फेयर, और आगे गए एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है, गिरता जाता है, राइट। डी डी, पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज हाइट के साथ, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज, मेजोस्फेयर में फिर हाइट के साथ फिर डिक्रीज, और एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, ये सन के क्लोज है तो यहाँ पे फिर से इंक्रीज। मतलब जो ग्राफ हमारा होगा, पहले कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव से ये निगेटिव की तरफ जा रहा है, -1, -2, -3, +1, +2, मैंने पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। देखिए तो हाइट के साथ डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज किया हाइट के साथ स्ट्रेटोस्फेयर के कारण। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गई। फिर आगे गया, डिक्रीज हुआ, राइट, और फिर आगे फिर इंक्रीज कर रहा है। तो अब जरा देखो कहना क्या चाहता है कि इसमें देखो चूंकि हाइट के साथ डिक्रीज कर रहा है, हाइट के साथ डिक्रीज कर रहा है, बात सही, हम यहां मिला रहा है, मतलब इसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव लैप्स रेट इसको बोलते हैं, हम यहां मिला रहे हैं। तो मैंने बात सत्य है, अल्टीट्यूड और लैप्स रेट के साथ एक संबंध है, राइट। ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है कि नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। जो आम जो पब्लिक सोचेगी इसको आंसर कैसे सॉल्व करेगा, जो हमने बताया दीदी, राइट, ये डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, फटाफट मार के चला आएगा आंसर। नहीं, इसमें लैप्स रेट ये एक्चुअली एक तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का एक टर्म आता है, उससे रिलेटेड है ये, है ना, राइट। अब देखो, अब जैसे हाइट के साथ एल्टीट्यूड के साथ क्या हुआ कि टेम्परेचर गिरेगा ही गिरे, पॉजिटिव, हाँ में हाँ मिलाया, बात सही है। उसके बाद क्या हुआ, हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होना चाहिए, यहाँ गिरना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये निगेटिव लैप्स रेट है यहाँ। फिर हाइट के साथ क्या होना चाहिए, टेम्परेचर घटना चाहिए, तो घट रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव संबंध है। और फिर हाइट के साथ यहाँ क्या होना चाहिए, राइट, घटना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है, तो ये निगेटिव संबंध है दोनों। तो अब जरा देखो मैच करो, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या कह रहा है, निगेटिव लैप्स रेट, नहीं, ट्रोपोस्फेयर में क्या है, ये पॉजिटिव लैप्स रेट होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर में निगेटिव लैप्स रेट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। मेजोस्फेयर में निगेटिव लैप्स रेट, नहीं, बिल्कुल गलत। और थर्मोस्फेयर में पॉजिटिव लैप्स रेट, नहीं, ये बिल्कुल गलत। तो अब बताओ इसमें से कितने जोड़े, कितने पेयर सही हो गए, इसमें से सिर्फ एक, ओनली 2। हाउ मेनी ऑफ द कॉम्बिनेशन गिवन एबव इज आर करेक्ट, इस पर भी सावधानी रखना ऑप्शन पढ़ने में, कितने कॉम्बिनेशन, केवल एक कॉम्बिनेशन सही है। अब देखो मैं भी झटके में देख रहा था, तो मैं 2 लगा देता हूँ, मतलब कि ये मैं लगाने जा रहा था कि 2 पे स्टेटस पे, नहीं, कितने कॉम्बिनेशन उसमें सही। तो गौर से देखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, एग्जाम में हमें स्पीड विथ एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए, तो हाउ मेनी एबव पेयर आर करेक्ट, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन सही, तो आंसर इसका हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश, ये भी आजकल बहुत आ रहा है यूपीएससी में, देखिए। अब देखो ट्रू फिश, ट्रू फिश कहते किसको, जिसका एक स्पाइनल कोड, मतलब रीढ़ की हड्डी हो साफ साफ। अब बताओ कि जेली फिश में क्या रीढ़ की हड्डी दिखेगी, नहीं, तो ट्रू फिश होगा ही नहीं। सिल्वर फिश, ये तो स्पंज वगैरह की तरह है। सिल्वर फिश, ये तो एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, नहीं दिखेगा। स्टार फिश, बिल्कुल नहीं, ये अर्चिन है। तो इन तीनों में रीढ़ की हड्डी नहीं दिखती। किसमें दिखेगी रीढ़ की हड्डी, सी हॉर्स में। तो सी काउ, सी हॉर्स, ये सब सारे मैमल हैं, सी लॉयन, राइट। तो सी हॉर्स एक फिश है, तो ट्रू फिश ये कहलाएगा सी हॉर्स। और एक और फैक्ट है इसके साथ दोस्तों कि
sea horse is the only organism in the our only organism in our on our planet where male gives birth to the new offspring. एकमात्र ऐसा प्राणी है सी हॉर्स जहाँ मेल बच्चे को जन्म देता है। तो यहाँ काफ़ी 2-4-5 सालों में ये टर्म्स, ये ऑप्शंस रिपीट हुए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी, पीवाईक्यू, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना ही पड़ेगा। इससे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं हमको, राइट। नेक्स्ट देखो, अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब याद करिए, जहाँ हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई है या जहाँ हम सोलर रेडिएशंस की बात करते हैं, कई बार ये आता है। अब जैसा कि जानते हो दोस्तों, ये है हमारा सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ब्रॉडली हम 3 पार्ट में बांटते हैं। 0.4 माइक्रोन मीटर से लेके 0.7 माइक्रोन मीटर तक ये विजिबल रीजन कहलाता है, और इसके आगे अल्ट्रा वायलेट रीजन है। इसमें भी 10⁻⁻4 माइक्रोन मीटर एक्सरे, 10⁻⁻8 माइक्रोन मीटर गामा रेस, 10⁻⁻12 माइक्रोन मीटर, 10⁻⁻12 माइक्रोन मीटर कॉस्मिक रेज। ये बुक टू बुक वैरी करती है, जैसे -14 भी किसी किसी बुक में। ये मेरा सोर्स है लिलीसैंड एंड कूपर, एक किताब है लिलीसैंड एंड कूपर। प्लस इस एस्पेक्ट को हमारे इकरा ईएस की एक बहुत अच्छी बुक है आपकी साइंस की, एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, हम लोग अपने बच्चों को यही नोट्स देते हैं। सो इसमें देखो साफ आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे एक स्पेशल हम लोगों ने चैप्टर दिया हुआ है, और काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे। इवन यहाँ तक कि इस पर सीडीएस में भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, प्लस यूपीएससी के पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। आगे भी पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो कि हमने क्या कहा कि 3 पार्ट में बांटा, विजिबल रेंज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट में ही एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रे, और आगे बढ़ेंगे विजिबल के बाद तो नियर इंफ्रारेड, नीर, फिर मिडिल इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव वगैरह, रेडियो, टीवी वगैरह, राइट। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले गामा रेज, अगर कॉस्मिक रेज ऑप्शन में होता है यहाँ पे, तो गामा रेज से भी पहले क्या होता है, कॉस्मिक रेज होता है। कॉस्मिक रेज फिर गामा रेज, पहले कॉस्मिक रेज आता, फिर गामा रेज आएगा, फिर एक्सरे आएगा, फिर अल्ट्रावायलेट रीजन, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, उसके बाद फिर माइक्रोवेव, रेडियो, टीवी एंड वेव्स। मतलब कि अगर वेव्स है यहाँ पर, वेव्स धीरे 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 क्या होता जा रहा है, ये उसका बढ़ता चला जा रहा है, राइट। क्लियर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी छोटी है, इधर फ्रीक्वेंसी ये एक जो है उसका वेवलेंथ जो है बढ़ता चला जा रहा है, ये छोटी है यहाँ वेवलेंथ। तो इस सेंस में भी आप इसको याद रख सकते हैं। विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड। अब बताओ, कभी कभी काफ़ी हल्के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब देखो इसमें कुछ नहीं, इसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी, जो खुद से अपना खाना बनाता, स्वपोषी। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, और डिकम्पोजर्स मतलब अपघटक, बैक्टीरिया वगैरह मरने के बाद, स्कैवेंजर्स, राइट। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल 1 पे, पोषण स्तर 1 पे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घास वगैरह, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा इसमें से, ऑटोट्रॉप फर्स्ट लेवल पे, राइट, अपना खुद खाना बनाते हैं। अब इनको खाते हैं कौन, ट्रॉपिक लेवल 2 पे हर्बीवोरस, उसको कौन खाएगा, कार्निवोरस। सो ये बहुत एक तरह से यूपीएससी के स्टैंडर्ड के लिहाज से काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, कभी कभी काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन, जैविक अनुक्रम को लेकर के क्वेश्चन है। क्या है जैविक अनुक्रम, जैसे मान लो कहीं हरा भरा जंगल है, अचानक ज्वालामुखी कल फट गया, लावा आकर के उस पूरे इलाके में बिछ गया, सारे पेड़ पौधे खत्म। कोई पौंड था, वो फिल हो गया सेडिमेंट से, पौंड पूरा भर गया। कल तक तो वहाँ जंगलात थे, फॉरेस्ट थे, लेकिन अब वो नाउ इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड विद द सेडिमेंट्स, ठीक है, खत्म हो गया। जंगल में आग लग गई, दवानल, दवानल बोलते हैं, मतलब फॉरेस्ट फायर।
तो उस एरिया में, उस पॉन्ड पे या उस क्षेत्र में जहाँ पहले वो जंगल था, सब कुछ नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया, दोबारा से कैसे अपने आप को वेजिटेशन ग्रो करेगा? या कोई नया आइलैंड आ गया समुद्र से, कोई नया कोस्टल एरियाज इमरजेंस हो गया, कोई नया आइलैंड हमें मिल गया, कैसे वहाँ पे वेजिटेशन अपने आप को रीइंट्रोड्यूस करेगी? तो इस बात की सबसे पहली व्याख्या की थी एफ ई क्लीमेंट्स, एक स्कॉलर हैं एफ ई क्लीमेंट्स ने। तो देख सकते हैं हमारे पुराने नोट्स में जो भी बच्चे हैं, एफ ई क्लीमेंट्स, राइट। तो क्या कहते हैं क्लीमेंट्स महोदय कि इसके कई स्टेज हैं, जैसे न्यूडेशन, इन्वेशन, कंपटीशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। अब इसको देख सकते हो आप दोस्तों। सबसे पहला न्यूडेशन, जो है विवस्त्रीकरण, वो इलाका पूरा कंप्लीट खाली है। फिर इन्वेशन होगा, बाहर से इन्वेसिव स्पीसीज आएंगे, अफ्रीका से या टिबेटियन प्लेटू से या म्यांमार की तरफ से स्पीसीज आते हैं, राइट। उसके बाद क्या होगा? कंपटीशन एंड कोएक्शन होगा थर्ड स्टेज में। किससे कंपटीशन होगा? जब ग्रो करेंगे, यहाँ सीड्स जब ग्रो करेगा तो आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के एटमॉस्फेयर से। फिर क्या करेंगे? रिएक्शन का स्टेज आता है, अपने आप को पुनर्स्थापित करेंगे इस क्षेत्र में, और सारे झंझावात को, सारे ऑब्स्टेकल को, सारे प्रॉब्लम को सहते हुए लास्ट में अपने आप को नए सिरे से स्थापित कर लिया, फुल फ्लेज एक वेजिटेशन, जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, राइट। ये फॉरेस्ट डोमिनेटेड इकोसिस्टम, उसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फॉर्मेशन। तो फॉरेस्ट डोमिनेटेड जो इकोसिस्टम होता है उसको फॉर्मेशन कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो स्टेज है, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में चेंज हो रहा है, उसको सेरे कहते हैं। सेरे 1, सेरे 2, सेरे 3, सेरे 4। तो ये जिन बच्चों ने हमसे क्लास की हुई, वो तो उनको तो काफ़ी आसान प्रतीत हो रहा होगा, ठीक है। वो तो ऐसे हल्के में उड़ा देंगे ये सब क्वेश्चंस। ये 5 अलग अलग स्टेजेस हैं, राइट। अगले देखो, नेक्स्ट। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से भी पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डिफरेंट स्टेट सर्विसेज में, वनडे एग्जामिनेशन में आप देख सकते हो। ये फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ रिसर्च सेंटर है। जैसे देख रहा फॉरेस्ट, जैसे पहला है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन, प्रयागराज, ये बिल्कुल सही है, प्रयागराज में। सेकंड कह रहा है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर लिवलीहुड एक्सटेंशन, शिलोंग, नहीं, ये अगरतला में है दोस्तों, अगरतला में, त्रिपुरा में। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, भोपाल, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, भोपाल नहीं बल्कि ये छिंदवाड़ा में, वो भी एमपी में ही, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, राइट। ये भी अक्सर सिंगल, कभी कभी अलग से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर कोस्टल इकोसिस्टम, विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही। तो मैंने 1 और 4 सही है, इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। हाँ, ये देखो, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट वाज इनिशिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा अराउंड इन द ईयर। तो एक्चुअली एग्जैक्ट ईयर 1973 है, लेकिन ये जो सबसे क्लोज, अप्रोक्सीमेट सबसे क्लोज जो ऑप्शन है वो 1971, हालांकि एग्जैक्ट डेट 1973 है, राइट। और ये आपके पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तराखंड से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एक इलाहाबाद की कोई कंपनी थी, राइट, और वो लोग गए थे जंगल में लकड़ी वगैरह काटने, ट्री को काटने। तो वहाँ हग द ट्री, हग द ट्री मतलब ट्री को, क्योंकि दिन में सारे मेल लोग गए हुए थे ऑफिस अपने काम से, गांव में सिर्फ महिलाएं थी, महिलाओं ने ट्री को पकड़ लिया था, राइट। चिपको आंदोलन, चिपक गए थे ट्री से, कि अब वो ऑफिशियल्स जो आए थे इलाहाबाद से, मतलब उस ज़माने का इलाहाबाद, प्रयागराज से, उस ट्री को काटने के लिए, दिन में कोई मेल मेंबर था नहीं, सारे लोग जॉब पे गए हुए थे। तो औरतों ने एक तरह से जा कर के, खेजड़ी नामक एक ट्री था, यहाँ कभी कभी ट्री का भी नाम पूछता है, खेजड़ी एक प्लांट था, खेजड़ी ट्री, उसे चिपक गए थे वो लोग, राइट। तो इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको मूवमेंट, चिपकना मैंने चिपक गए थे ट्री से, हग द ट्री मूवमेंट। इसी तरह के साउथ इंडिया में भी कई मूवमेंट चले हैं, एपिको आंदोलन वगैरह। तो आप देख सकते हैं अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इन सिटू कंजर्वेशन? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 2 मेथड है, एक सिटू, इन सिटू। तो इन सिटू में क्या क्या आता है? जैसे नेशनल पार्क,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे क्या है, इन सिटू मेथड है। इन सिटू में ही अगला मेथड आता है सैक्रेड ग्रोव, हॉट स्पॉट्स, ये सब सारे इन सिटू मेथड से। एक्स सिटू, अब देखो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू, इन सिचुएशनल इन सिटू, राइट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, तो ये तीनों तो इन सिटू। बच गया कौन, बोटानिकल गार्डन, तो बोटानिकल गार्डन क्या होगा, एक्स सिटू होगा, राइट। अगला देखिए मैनग्रोव। मैनग्रोव के संबंध में क्या कह रहे हैं कि मैनग्रोव रिप्रेजेंट एपिफैटिक वेजिटेशन। एपिफाइट मतलब परजीवी, लतड़ की तरह, जैसे कोई ट्री है, ट्री के ऊपर कोई दूसरा ट्री से चढ़ा, एपिफाइट्स। जैसे इक्वेटोरियल रीजन में हमने पढ़ाया हुआ है लियानास, है ना, या अमरबेल अपनी तरफ डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन में अमरबेल होता है। तो क्या कह रहा है कि मैनग्रोव रिप्रेजेंट्स एपिफैटिक वेजिटेशन। क्या लतड़ होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। साल्ट टॉलरेंट, ये बहुत यूनिक चीज है, दुनिया का अजूबा चीज है कि मैनग्रोव सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो साल्ट में ग्रो कर रहा है। हालांकि देखो तो ये ऑप्शन भी सही है, कभी कभी फ्लड प्लेन में भी होते हैं, और प्लाया मतलब रन ऑफ कच्छ के आसपास भी पाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, साल्ट टॉलरेंट। हालांकि प्लाया में भी, प्लाया जैसे कि जो डेजर्ट वाला एरिया है, जैसे कि आप रन ऑफ कच्छ को समझ सकते हो, गर्मियों में सूख जाता है, सूखने के बाद उसको बोलते हैं सैलिनास, ठीक है। उसमें 3 अलग अलग आइलैंड हैं, यहाँ तक कि कुछ कैमल के अपने इंडिया में ब्रीड है, यूपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो तैर करके जाते हैं, मैनग्रोव पे सर्वाइव करते हैं उन इलाकों में। तो ये भी ऑप्शन भी सही है, बट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका साल्ट टॉलरेंट, राइट। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोरल रीफ्स आर डेवलप्ड along the edge of the continental shelf and separated by lagoon। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लैंड है और ये है सी, ओके, सी। कोई भी कोरल है सबसे पहले कोस्ट के एलोंग ही बनना शुरू होता है। द कोरल फॉर्मेशन एक्चुअली टेक प्लेस नियर द बिगिंस और स्टार्ट्स नियर द कोस्ट। कौन रिस्क लेगा, बीच में कौन जाएगा। सबसे पहला ग्रुप कोरल के आके लैंड से चिपक गया, उसको बोलते हैं पैच रिफ। धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर दूसरे रिफ बनते चले जाते हैं, आवरण भित्ति बनती चली जाती है। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। तो एक्चुअल जो कोरल का ग्रोथ होता है एलोंग द कोस्ट होता है, राइट, एलोंग द कोस्ट। तो उसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रिफ। पहला स्टेज क्या हुआ, वो कहलाएगा फ्रिंजिंग रिफ, फर्स्ट स्टेप है। लेकिन जैसी कोई स्कार्सिटी हो गया आसपास में सी में, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सनलाइट एक्सेट्रा, नाउ द ग्रोथ ऑफ द कोरल अलोंग द कोस्ट इट स्टॉप्स, रुक गया। तो अब कहाँ जाएगा, अब इसके पास क्या मजबूरी है, क्या चारा है, क्या है इसके पास ऑप्शन बेचारे के पास। तो ये दोस्तों इधर सी वार्ड ग्रोथ होना शुरू किया। नाउ अब रिस्क लेगा ये, अब सी वार्ड इधर, क्योंकि उसका बेस तो ऑलरेडी बन चुका है, अब धीरे धीरे सी वार्ड ग्रोथ करना शुरू करेगा, राइट। अब देखो, अब इस रीफ और लैंड के बीच में ये जगह खाली हो गई, इसी को हम बोलते हैं लैगून या बोट चैनल भी कहा जाता है, लैगून और बोट चैनल। तो इस तरह के रीफ को हम बोलते हैं आपका बैरियर रीफ। कौन सा रीफ, बैरियर रीफ। देखो इस तरह के रीफ को हम क्या बोलेंगे, बैरियर रीफ। कि जब लैंड कोस्ट मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एज, जब लैंड और कोरल के बीच में कोई बोट चैनल हो, लैगून हो, तो उस तरह के हम रिफ को क्या बोलते हैं, बैरियर रिफ। अवरोधक, नाम कितना अच्छा, बैरियर। किस चीज़ का बैरियर है, किस बात का अवरोध हो गया, क्योंकि उसको रिसोर्सेस नहीं मिला। छोटे छोटे प्राणी हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, समूह में निवास करते हैं, पॉलिप हैं, उनका ग्रोथ किधर हो रहा, टुवर्ड्स ओशियन। इनिशियल ग्रोथ कहाँ शुरू हुआ था, लैंड के चारों तरफ, लैंड के किनारे किनारे, तो उसको फ्रिंजिंग बोल दिया। लेकिन व्यवधान आया, बैरियर आया, ऑब्स्टेकल आया, किधर ग्रोथ होना शुरू हुआ, ओशियन की तरफ, तो बीच में एक लैगून बन गया। तो यही तो क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन। डेवलप अलोंग द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड सेपरेटेड बाय लैगून्स।
इसको हम बोलते हैं बैरियर रीफ। इस पे पूरी सेशन से आप वीडियोस देख सकते हैं हम लोगों के, जो कि कुछ फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे और कुछ पेड वीडियोस भी हैं। अब ये भी यूपीएससी ने दिखा दिया कि अभी जो एग्ज़ाम होगा वो 2011 का ही सेंसस चलेगा, क्योंकि 21 वाला सेंसस हुआ नहीं। तो देखो 2011 का सेंसस क्या कह रहा है, 11 सेंसस के अनुसार पूछ रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जनसंख्या के संबंध में क्या सही है। तो देखो अब इसमें क्या है दोस्तों कि मोर देन 31% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द टाउन, शहरों में निवास करती देश की 31% से अधिक जन। अब देखो हमने बार बार कहा ना कि प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, इन सब चीज पे गौर करना चाहिए। एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं मांगती यूपीएससी, कॉन्सेप्ट मांगती। देखो ऐसे 31.69 तो किसको याद रहेगा, मुझे भी याद नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो 31% तो क्या करें, मोर देन 31, वर्ड क्या जोड़ दिया, मोर देन 31%। बिल्कुल सही है कि 31% से ज़्यादा लोग शहरों में निवास करते हैं। कितने बच गए बाकी, बाकी रिमेनिंग कहाँ रहता है, गांव में निवास करेंगे। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ टाउन्स मोर देन। अब देखो फिर यहाँ भी ये सब टर्म है, इन सब चीज़ों पे विशेष गौर करना चाहिए, एडजेक्टिव्स पे, प्रीपोजिशन पे। तो मोर देन 7500। अब 7569 कुछ उसका फिगर है, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन राउंड फिगर कितना, 7500। तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मतलब टोटल कितने शहर हैं आज के डेट में हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, कुल कितने नंबर ऑफ टाउन्स हैं, सारे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सारे टाउन्स मिला के 7500 से ज़्यादा टाउन है। टाउन को टाउन कहलाने के लिए क्राइटेरियाज हैं, जिसे सेंसस की डिफिनीशन है, इसको भी क्लास में हमने पढ़ा रखा है पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। क्या भाई कि उस एरिया, उस शहर को शहर कहलाने के लिए उसकी डेंसिटी 400 पर स्क्वायर 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, और 75% से अधिक जनता, मोर देन 75% पीपुल शुड बी इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट, गैर कृषि कार्यों में लगे हों 75% से अधिक जनसंख्या। तो ये सब क्राइटेरिया है, मतलब शहर को शहर कहलाने के लिए भारत में, राइट। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सही है दोस्तों। अगला देखिए, नेक्स्ट है, ये भी देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। नॉट एन इंपॉर्टेंट मतलब क्या, अब ईमानदारी से बताऊं ऑनेस्टली, तो मुझे सिर्फ इसमें एक ये पता है कि जामनगर वहां पे वुलन है, मुझे सिर्फ ये पता है। ऑनेस्टली आपसे अगर मैं एडमिट करूँ तो मुझे सिर्फ इस दिए गए ऑप्शन में मुझे ये पता है कि वुलन बनता है जामनगर में, रिफाइनरी है रिलायंस का बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी, और वुलन टेक्सटाइल। तो अब जरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल, यहीं से आंसर निकल गया। फिर भी देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है। तो जरा देखो दोस्तों, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि देखो हमारा सोर्स जो है एनसीईआरटी, मैन्युफैक्चरिंग वाली जो लेसन है +2 की एनसीईआरटी। देखो पहला बारामूला, राइट। देखो सिल्क के लिए ऑप्शन है कोलार, कोलार जहां गोल्ड माइन है, अक्सर लोग, कई लोगों ने कोलार मारा होगा इस पे, मुझे पता है, लेकिन कोलार में देखो सिल्क टेक्सटाइल है, बेंगलुरु में भी है, मैसूरू में भी है, कोलार में भी है सिल्क टेक्सटाइल, राइट। अब देखो यहाँ देखो जामनगर, रेड वुलन दिखा रहा है, ये सिल्क का, तो ये सिंबल सिल्क का है कहीं यहाँ पे नहीं। अगला देखिए बांकुड़ा, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद से थोड़ा नीचे, देखिए यहाँ पे सिल्क टेक्सटाइल, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, देख पा रहे, मतलब मुर्शिदाबाद में, बांकुड़ा में भी है, कोलार में भी सिल्क टेक्सटाइल है, जामनगर में सिल्क टेक्सटाइल नहीं, और इधर अपना बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में भी है सिल्क टेक्सटाइल। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, जामनगर, वुलन टेक्सटाइल है। बाकी बारामूला में भी देखा हमने सिल्क टेक्सटाइल, दूसरा बांकुड़ा में भी देखा, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, और तीसरा हमने कोलार में भी देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच। अब देखो सारे ये जो करंट अफेयर्स में रहते हैं वही क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कोई यूपी से कोई हब्बल डब्बल उठा के दे दिया क्वेश्चन। अब देखो कोलेरू, अब क्या करें, कोलेरू तेलंगाना में नहीं, बिल्कुल गलत, ठीक है, ये तो आंध्र प्रदेश में पड़ जाएगा कोलेरू। और
अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियो हैं, आप देखना, उसमें जॉर्डन कर्सर बर्ड की हमने बात की है, राइट। तो ये पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सतकोसिया, अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया हमने, सतकोसिया उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है, टाइगर के लिए है सतकोसिया। बहुत अभी न्यूज़ में, सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा, ये भी न्यूज़ में था, सतकोसिया ये टाइगर के लिए रिसेंटली। उसके बाद कांजली लेक पंजाब, ये बिल्कुल सही है, मैच है, सतकोसिया उड़ीसा में, कांजली लेक पंजाब में। और पाला वेटलैंड, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 75 वेटलैंड्स को डिक्लेयर किया था, 75 वेटलैंड, उसमें से पाला वेटलैंड मिजोरम में, राइट। ये भी ऑप्शन सही। तो मतलब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच। तो एक पेयर, ओनली वन, इट इज नॉट करेक्टली मैच, बाकी तो तीनों मैच हैं। ये भी न्यूज़ में था, ये भी थोड़े दिन पहले पढ़ाई है हमने क्लासेस में। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज आर नॉट सिचुएटेड इन द राजस्थान। तो मुकुंदरा हिल, ये राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी, ये 52nd टाइगर रिजर्व है इंडिया का, 52nd रामधर विषधारी। तो मुकुंदरा हिल, अरावली के आसपास मुकुंदरा हिल और रामधर विषधारी, ये दोनों राजस्थान में है। कवाल, ये देखो ये तेलंगाना में है कवाल, और भद्रा ये कर्नाटक में। तो ये दोनों ऑप्शन ये गलत है, विच आर नॉट सिचुएटेड इन द राजस्थान, थर्ड एंड फोर्थ, दिस वन इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बहुत हिसाब से, कायदे से, टाइम समय दे के पढ़ना है ऑप्शन को इस बार, क्योंकि इस बार थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ ऑप्शन वो काफ़ी चालाकी से दे रहे हैं कि कौन सा पेयर, कितने पेयर सही है, कितने पेयर गलत हैं। जल्दबाजी में हो सकता है कि यहाँ लोग देखें फर्स्ट और सेकंड, चलो भाई सही है, ये दोनों मैच नहीं मार दे, नहीं, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स बिलो, ठीक है। नॉट करेक्ट, नॉट सिचुएटेड इन द, तो नॉट सिचुएटेड है कवाल एंड भद्रा। ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, सॉइल से रिलेटेड। देखिए, तो सॉइल में सबसे पहले क्या होता है, ओ ओरिजिन होता है, ह्यूमस। उसके बाद क्या होता है, टॉप सॉइल, ह्यूमस के बाद टॉप सॉइल। उसके बाद जोन ऑफ एलुविएशन होता है, जोन ऑफ एलुविएशन, राइट। देन सब सॉइल, जो किसान देखा होगा आपने, खेती वगैरह करते हैं तो नीचे से मिट्टी कोड़ के, नीचे से मिट्टी ला के पलटते हैं ऊपर, उसी को हम सब सॉइल बोलते हैं। नीचे से पलटी करते हैं, डिप करके थोड़ा फावड़े वगैरह से उसको पलटते हैं। उसके बाद रेगोलिथ, जो वेदर्ड पार्ट है रेगोलिथ। अगर मैं क्वेश्चन सेटर होता तो मैं रेगोलिथ ऑप्शन देता, ठीक है, लेकिन उन्होंने रेगोलिथ नहीं दिया। और सबसे नीचे मिट्टी का, ये मम्मी पापा, मैंने कहाँ से मिट्टी बनी, बेड रॉक जिसको कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है पैरेंट रॉक। तो सबसे पहले बेड रॉक पैरेंट रॉक होता है, ये वेदर्ड होता है, क्या बनता है, रेगोलिथ। उसके बाद सब सॉइल बनता है, इससे महीन बारीक फिर ये बनेगा, फिर इससे महीन बारीक ये, उसके बाद ऊपर में हम खेती करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सजाना है। जरा देखो दोस्तों, अब सबसे पहले क्या आएगा, ह्यूमस। ह्यूमस के बाद क्या आ रहा है, टॉप सॉइल। देखो सबसे पहले ह्यूमस, ह्यूमस के बाद क्या आ रहा है, टॉप सॉइल। फिर देखिए एलुविएशन जोन, एलुविएशन लेयर, देन सब सॉइल, फिर सब सॉइल आ रहा है। फिर लिख रहा है वेदर्ड पैरेंट मटेरियल। देखो वेदर्ड टूटा फूटा है, वेदर्ड पैरेंट मटेरियल, वेदर्ड। मैं रहता तो शायद रेगुलिथ डालता ऑप्शन, थोड़ा और टफ हो जाता। बहरहाल, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये डी होगा। नेक्स्ट देखिए, फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ द टेक्टोनिक सेटिंग। फोल्ड माउंटेन कहाँ बनता है, तो जाहिर सी बात है, डाइवर्जेंट है तो दो प्लेटें क्या होगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, ये तो रिफ्ट बनेगा, है ना। कभी इससे फोल्डिंग हो सकता है, फोल्ड हमेशा कंप्रेशनल फोर्सेस से होता है। कन्वर्जेंट, देखो दो प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरे से टकरा रही, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई तो फोल्ड माउंटेन बना हिमालय, तो ये कन्वर्जेंट प्लेट होगा। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं, तो ये फॉल्ट लाइन बनता है, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट क्लास में हमने बात की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कन्वर्जेंट।
नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सा है? जाहिर सी बात है, थिनेस्ट लेयर इसका सबसे क्या होगा? आपका क्रस्ट होगा, ठीक है। ओशियानिक क्रस्ट 0 to 5 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 0 to 40 किलोमीटर बीनीथ द कॉन्टिनेंट्स, और कहीं कहीं 30 किलोमीटर भी होता है, राइट। तो ये था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब जैसे देखो, जियोथर्मल, उसको दोबारा बना सकते हैं, खत्म हो गया तो। बायोमास दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रो पावर को कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर अगर खत्म हो गया तो दोबारा बन पाएगा वो? नहीं, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। नेक्स्ट, ये सब आप तो बना देना चाहिए आप लोग को। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय, ओके, यूनेस्को ने कब शुरू किया था? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971। उसी के बाद से फिर प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह आता है इंडिया में, राइट। और एक नाम है यहाँ काफ़ी फेमस, शंकर सिंह का नाम जरूर याद रखना है, आगे कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत फेमस पर्सनालिटी, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह को इंडिया में स्टार्ट कराने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। नेक्स्ट देखो, इकोटोन। इकोटोन क्या है कि दो इकोसिस्टम है, जैसे मान लो कि ये लैंड है और ये सी है, ओशियन, सी है और लैंड। तो लैंड पे अलग तरह का इकोसिस्टम, अलग स्पीसीज, यहाँ पेड़ पौधे अलग हैं, स्पीसीज अलग हैं। यहाँ पर सी, यहाँ मैराइन इकोसिस्टम, ये अलग इकोसिस्टम है, अलग जीव जंतु, अलग स्पीसीज हैं। अब इन दोनों के बीच में, लैंड और सी के बीच में जैसे दलदल, तो क्या हो गया? उसी को हम बोलते हैं इकोटोन, एक ट्रांजिशन जोन है। ये सब सारे हमने पढ़ा रखे क्लास में, इकोटोन क्या है, एज इफेक्ट वगैरह क्या है ना। इकोटोन तो क्या है? इट रिप्रेजेंट्स ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, यही इसका आंसर निकल गया, ठीक है। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम, अगर अफ्रीका का मैप अगर हम देखें, अफ्रीका में तो देख सकते हैं एक इक्वेटोरियल एक इकोसिस्टम हो गया, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बायोम। डेजर्ट सहारा, ये भी एक इकोसिस्टम हो गया। तो डेजर्ट इकोसिस्टम और रेनफॉल, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इक्वेटोरियल इकोसिस्टम, इसके बीच का ये जो एरिया हो गया, ये क्या कहेगा अफ्रीका में? साहेल जो रीजन है, इसको हम बोलेंगे इकोटोन। जूलॉजिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो एक खास चीज है ये, इस चीज का इकोटोन के संबंध में कि एक ट्रांजिशन जोन होता है। बहुत छोटा प्यारा क्वेश्चन है इसको। अगला है, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया कवर्स द लार्जेस्ट एरिया, राइट। तो ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इंडिया में ऐसे कायदे से देखो तो सबसे बड़ा जो जोन है वो पड़ता है डेक्कन प्लेटू रीजन, लेकिन इस ऑप्शन में डेक्कन प्लेटू नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें एक ये कि ट्रांस हिमालय को इन्होंने अलग लिखा है और हिमालय रीजन को अलग लिखा है। दोनों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाता तो परसेंटेज ज़्यादा हो जाए, लेकिन दो अलग अलग है। ट्रांस हिमालय, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जस्कर, और पूरा अपना हिमालय रेंज, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, राइट। तो इस दिए गए ऑप्शन में सेमी एरिड सबसे करेक्ट ऑप्शन है। तकरीबन 16%, 16% के आसपास एरिया ये सेमी एरिड में आता है। जैसे देखिए, अगर ये मैप देख सकते हो तो कायदे से देखो तो भारत में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा बायोजियोग्राफिक रीजन डेक्कन प्लेटू है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो हम किस पे जाएंगे भाई? देखो, सेमी एरिड। तो सेमी एरिड लगभग 16% दिखा रहा है और डेक्कन प्लेटू 42%। ट्रांस हिमालय 5.6 है और हिमालय 6.4 है। तो अगर इन दोनों को जोड़ भी देंगे, ट्रांस हिमालय और हिमालय 6, 5, 11, लगभग 11.5% होगा। ट्रांस हिमालय और हिमालय दोनों को जोड़ भी देंगे तो 11% है, और सेमी एरिड अकेले 16%, ये अकेले 16% है। तो इस दिए गए ऑप्शन में सेमी एरिड करेक्ट है। वैसे विशेष ध्यान रखना है कि वैसे डेक्कन प्लेटू सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल बायोजियोग्राफिक रीजन है इंडिया का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, केबुल लामजो। केबुल लामजो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर 1-2 साल पे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूपीएससी में भी कई बार पूछे गए हैं। देखो, केबुल लामजो फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। कहाँ पे? लोकटक लेक, मणिपुर। और किस चीज़ के लिए? संगाई डियर के। तो मणिपुर डांस, जो मणिपुर लोक नृत्य, फोक डांस ऑफ मणिपुर की, मणिपुर इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय संगाई डांस। संगाई एक प्रकार के हिरन है जो वहाँ पे रहती है।
मैंने उस लेक के आसपास में, फूमदी कहलाते हैं, जो बायोमास जो उस पर तैर रहा है लोकटक लेक में, राइट। तो सिर्फ सिंपल खाली पूछा है कहाँ पर है ना, लोकटक में। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद आया पर्सनली, कि देखो थोड़ा सा अगर इसमें चूकोगे तो चलो जाओ। हालांकि पूरी इस पे एक कंप्लीट वीडियो है इकरा, इसके वेबसाइट पे आप देख सकते हो। इस स्पीशीज से रिलेटेड एक वीडियो है, पुरानी वीडियो है, करीब 1 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी वीडियो है, आप देख सकते हो। बहुत स्पेशली हमने 3 अलग अलग बता रखा है ना, कि वल्नरेबल क्या होता है, इंडेंजर्ड क्या होता है, रेयर क्या होता है, कंप्लीट उसकी क्राइटेरियन दे रखे, रेड डाटा लिस्ट के बारे में बताया हुआ है। अब देखो IUCN रेड डाटा जो लिस्ट है, वल्नरेबल किसको बोल रहा है, देखो तो कह रहा है कि इज लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, हालांकि यही आंसर है, अभी इस पे लौटते हैं, देखो थोड़ी देर। हैज ए वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड ना, इसको हम EN बोलते हैं, इंडेंजर्ड। हैज ए वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इसको क्या बोलेंगे, EN से डिनोट करते हैं, इंडेंजर्ड। इज नोन ओनली टू सर्वाइव इन द वाइल्ड, इसको EW बोलते हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड ये। और नेक्स्ट, कैप्टिविटी में जिंदा रहे जो, मैंने जू वगैरह, या कैप्टिविटी में या कल्चर में, जैसे कि खेती वगैरह, ठीक है, कुछ ऐसी जड़ी बूटी है, तो ये भी EW की कैटेगरी में आएगा। ये दोनों, EW एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और ये भी EW एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ये डिफिनीशन किसको सेटिस्फाई कर रहा, इंडेंजर्ड को। तो बच गया कौन, वल्नरेबल, इज लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। इसको और कैसे आसानी से समझे, तो देखो इसको आसानी समझने का एक तो वीडियो आप पुरानी हमारी देख सकते हैं, प्लस दूसरा अगर ये याद हो जाए आपको, देखो हम अभी कहाँ पे, वल्नरेबल, तो देखो वल्नरेबल से इंडेंजर्ड, इसको पहुंचने में कम समय लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, और यहाँ से एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड आने में यहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 स्टेप के बाद आएगा ना, ये तो जस्ट बाजू में खड़ा है। तो कहने का ये तात्पर्य हुआ दोस्तों कि अब देखो इसके, इज लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, वल्नरेबल, इट इज लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, और हैज ए वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड तो 3 स्टेप बाद आ रहा है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये है। इसके लिए हम कलर यूज करते हैं, अंबर कलर यूज किया था, अंबर एक कलर है, ओके, अंबर कलर यूज किया था। तो ये ध्यान रखना है, हो सकता है इस बार कलर वगैरह पूछ दें 2024 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसके लिए अंबर कलर है, देखो, और रेड क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिए क्या है, रेड कलर, तो ध्यान रखना है ना। लिस्ट कंसर्न के लिए लगभग ग्रीन है, तो हो सकता है कलर कोड इस बार आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्त, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज देख लो, जैसे चिल्का तो उड़ीसा में, लोकटक मणिपुर, देवपुर बिल गुवाहाटी से थोड़ा सा आगे असम में, और गुरु डोंगरमल लेक सिक्किम, ये ध्यान रखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन ऑप्शन उलट फेर करके आगे किसी एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट है अगला, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में क्या कह रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज आर नॉट करेक्ट। अब जरा देखो, फ्रॉम 2013-14 से लेके 2021-22 के बीच द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया हैज रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज ऑफ मोर देन 50%, बिल्कुल सही, जस्ट डबल हो गया मिल्क का प्रोडक्शन। कई न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह आए थे, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, है ना, कि डबल हो गया मिल्क का प्रोडक्शन, डबल हो गया, डबल हो गया, ठीक है, 50%, बिल्कुल सही है। Although the milk production over the above period has increased, हालांकि मिल्क का उत्पादन बढ़ा है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हैज डिक्रीज, नहीं ये गलत है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क भी बढ़ा है। ये लगभग जहां तक मुझे याद आ रहा है 2013-14 में ये 313 ग्राम पर डे अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हुआ करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2021-22 में ये बढ़ के हो गया 444 ग्राम पर डे। तो एग्जैक्ट को फिगर याद नहीं रखना, किसको याद रहेगा भाई, तो एक मोटा मोटी रफ उसके आसपास का एक अप्रॉक्स डाटा दिमाग में रखे कि हाँ ये था इतना।
अब जैसे हो सकता है 313 की जगह 315 हो, 312 हो, अब वो झगड़ा के विषय की बात नहीं है कि 314 क्यों नहीं लिखा, 313 क्यों लिखा। असल कॉन्सेप्ट समझना है कि हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क क्या हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ बल्कि इंक्रीज हुआ। तो इस हिसाब से फर्स्ट विच कोड इज करेक्ट, ओनली वन, पहला एक कोड सही है। अच्छा, विच इज नॉट करेक्ट, मैंने देखो देख पा रहे हो नॉट करेक्ट यहाँ क्वेश्चन में, तो नॉट करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है, टू इज, स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट, ठीक है, टू ओनली, पहला तो सही है ही, ठीक है, स्टेटमेंट टू सही नहीं है, राइट। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लू लाइन इज करेक्ट। ये भी प्रोबेबल क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए इस बार में, ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन एक्चुअली यूनाइटेड नेशन का एक स्टाफ कॉलेज, यूनाइटेड सिस्टम स्टाफ कॉलेज, ये इटली में एक जगह है, टूरिन, टूरिन इन इटली, तो ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इट इज लाइन ऑफ विड्रॉवल सेट बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशन ने लाइन सेट किया था फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्मिंग द विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम द साउथ लेबनान, बिल्कुल सही, ठीक है, ये 10-15 साल पुरानी बात है, ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही, तो बोथ ए एंड बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ब्लू लाइन पूछा जा सकता है, सिंपल है क्या कि यूएन स्टाफ कॉलेज है तुरिन में, इटली में, और ये लेबनान से, ठीक है, इजरायली सेनाओं की वापसी होने का एक लाइन है। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है कि इन दिसंबर 2023 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड ए बिल टू एस्टैब्लिश द समाखा सराखा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद के आसपास तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है, राइट, ये तो एकदम हार्ड फैक्ट हो गया ये। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब देखो, ऑन ए 3-year एवरेज 2020 से 2022 कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के दौरान, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, देखो तो ऐसे तो नंबर 1 कौन सा है, फिनलैंड है, तो जितने भी नॉर्डिक नेशंस हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये टॉप 3 पे उधर ऑक्युपाई रहते हैं उनका, राइट। अब हमने इसको कैसे याद रखा कि नॉर्डिक नेशन हो गए टॉप 3 तक, उसके बाद नॉर्डिक नेशन से बाहर इजराइल आता है, तो देखो अब इस दिए गए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इजराइल, ओवरऑल इजराइल देखो चौथे पोजीशन पर, 4th रैंक है इजराइल का। यूनाइटेड किंगडम का मुझे रैंक नहीं मालूम, ऑनेस्टली बताऊं तो, किसको कितना याद रखें, इंडिया का याद रखें 126 से बहुत है, अब यूनाइटेड नेशन इसका भी रैंक मुझे नहीं मालूम। तो अब जा देखो, स्विट्जरलैंड का मुझे पता है कि 8th रैंक है। अब आओ अगला ऑप्शन स्मार्टली निकालते हैं, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड। तो सबसे पहला कौन सा है, इजराइल, किसमें यूज करना है, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम, तो सबसे अच्छा 4th रैंक इजराइल का, सबसे अच्छा हैप्पीनेस इस दिए गए ऑप्शन में, ठीक है, इजराइल हो गया। उसके बाद चौथा ऑप्शन स्विट्जरलैंड होगा, 8वां रैंक है स्विट्जरलैंड का। उसके बाद 3rd पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट है, खुद आंसर बता दिया यूपीएससी ने। और उसके बाद यूएसए से, यूएसए के बाद किसका है, यूके का, तो देखो ये ऑप्शन आ गया, ठीक है, अपने आप ये सारे एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गए, हमको इसका रैंक याद करने की जरूरत ही नहीं, मुझे सिर्फ ये पता है स्विट्जरलैंड का 8th रैंक है, इजराइल का 4th रैंक है, तो ये अपने आप निकल गया हमारा, ठीक है, राइट। और देखो अगर नहीं भी सिर्फ एक भी याद रहता हमको इजराइल, तो उससे भी आंसर निकल जाता, सिर्फ एक ऑप्शन भी अगर याद है किसी को कि नॉर्डिक नेशन के बाहर किसका अच्छा है हैप्पीनेस, तो इजराइल का, तो उससे भी आपको आंसर फाइंड आउट कर सकते थे, राइट। रिहाइड्रेशन ऑफ द अर्थ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है यूपीएससी के लिए इस बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिहाइड्रेटिंग द अर्थ इज आर करेक्ट। ये एक एनजीओ है, रिहाइड्रेटिंग एक प्रोग्राम चल रहा है, देखो एनजीओ की, इट इज कैंपेन अंडरटेकन बाय फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन फुटबॉल फॉर द पीस, ये बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। और अभी थोड़े दिन पहले दुबई में COP28 में इसकी बात उठी थी, इट इज एन
in impact driven campaign that highlights achievement at key global events such as COP28 दुबई में, तो ये दोनों सही है। और थर्ड है, इट इज ए ग्लोबल कैंपेन फॉर राइजिंग कॉन्शसनेस अबाउट द वाटर क्राइसिस, स्पेशली अंडरग्राउंड वाटर के क्राइसिस से निपटने के लिए किया गया था। तो ये इसमें तीनों ऑप्शन सही, ऑल द थ्री आर सही। रिहाइड्रेटिंग द अर्थ, ये ठीक है, ये तीनों सही है। सो ये आखिरी क्वेश्चन था स्लाइड का दोस्तों। सो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। बार बार देखें और अपने दोस्तों को, मित्रों को भी बताएं, राइट। बहुत ही जल्दी कुछ और वीडियोस हम लोग लेकर के आने वाले हैं PYQ से रिलेटेड। आप देखते रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।